नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे और भारतीय नौसेना और वायुसेना में इनके शामिल होने की संभावना 2024 से 2025 तक की है। और इस एयरक्राफ्ट की आप में से बहुत से लोगों ने मुझे सजेशन दिया था, तो आज उपस्थित है AMCA के बारे में पूरी जानकारी। तो चलिए जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और भी ऐसे लिंक है जो आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होंगे, जिसे ग्राउंड अटैक, बॉम्बिंग और इंटरसेप्टिंग और स्ट्राइक आदि करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, तो इसमें स्टील टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज और एडवांस AESA रेडार्स होंगे। इसमें सुपर मैन्युवरेबिलिटी और एडवांस एवियोनिक्स का इस्तेमाल होगा, जो कि इंडिया के आज तक के सभी एयरक्राफ्ट को पीछे छोड़ने की काबिलियत रखता होगा। इंडिया में डेवलप होने वाला यह तीसरा एयरक्राफ्ट होगा। इससे पहले HAL मारुत और HAL तेजस का निर्माण इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से किया जा चुका है। हालांकि तेजस में जो इंजन का इस्तेमाल किया गया था वो बाहर से मंगाया गया। 5वीं जनरेशन की एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी जो काबिलियत है वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको दे देना चाहता हूँ। स्टील्थ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा कोई विमान रेडार में नहीं देखा जा सकता है। इसके डिजाइन कुछ इस प्रकार के होते हैं, इनमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल कुछ इस प्रकार से होता है, इनमें इस्तेमाल होने वाला पेंट कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि रडार से आने वाली किरणों को वापस नहीं भेजता है, और यदि भेजता भी है तो वो इतनी सूक्ष्म मात्रा में भेजता है जो कि रडार में कोई जहाज ना दिख के एक परिंदा टाइप का दिखता है। जब किसी रडार से किसी लड़ाकू विमान को ट्रैक किया जाता है तो उसमें बड़ा स्पॉट होता है, पर जब कोई परिंदा उस पर ट्रैक होता है तो उसके लिए छोटा स्पॉट होता है। तो स्टील टेक्नोलॉजी के द्वारा एक छोटा स्पॉट ही वहां पर क्रिएट होता है, जिससे कि यह पता नहीं लग पाता कि लड़ाकू विमान जा रहा है या कोई परिंदा जा रहा है। तो ये सब तो हो गई इनकी टेक्नोलॉजी की बात। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या क्या प्लेन की स्पेसिफिकेशन होगी। इस प्लेन में एक पायलट बैठ सकता है। इसकी लेंथ होगी 17 मीटर की, विंग का स्पैन होगा 11 मीटर का, हाइट होगी इसकी 4.8 मीटर की, और विंग एरिया होगा 39.9 मीटर का। इसका एम्प्टी वेट होगा 14 टन का और इसका लोडेड वेट होगा 24 टन का, और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 36 टन का हो सकता है, जिसमें 4 टन इंटरनल वेपन होगा और 4 टन इंटरनल फ्यूल। इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन की बात करें तो कावेरी इंजन जो डेवलप किया जा रहा है उसका K9+ और K10 में से कोई मॉडल सेलेक्ट किया जा सकता है। K9+ अगर इस्तेमाल होता है तो यह पूरी तरह से इंडिजीनियस होगा, और K10 का इस्तेमाल किया जाता है तो यह किसी ना किसी देश के साथ ज्वाइंट वेंचर करके जो कावेरी इंजन डेवलप किया जाएगा वह होगा। इसमें 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए इसको ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है 2.5 मैक की, और 1.8 मैक पे यह सुपर क्रूज कर सकता है। सुपर क्रूज करने का मतलब यह है कि इस स्पीड पर इस प्लेन की हायर एफिशिएंसी होगी फ्यूल के रिस्पेक्टिव में, और सबसे ज्यादा यह बैलेंस होगा इस स्पीड पर। इसकी रेंज की बात करें तो वो होगी 2800 किलोमीटर, और कॉम्बैक्ट रेंज की बात करें तो वो होगी 1000 किलोमीटर। तो यह तो हो गया इसका स्पेसिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं कि यह कहां पर अभी मौजूद है, मतलब अभी किस स्टेज पर है AMCA। दोस्तों किसी भी एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के 4 फेज होते हैं। 4 फेज में इनको डिजाइन किया जाता है। सबसे पहला होता है डिजाइन अप्रोच, उसके बाद होता है टेस्ट अप्रोच, उसके बाद होता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और अंत में आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सपोर्ट अप्रोच। इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन फेज की हम बात करें, इसके फर्स्ट अप्रोच की बात करें तो वो 2008 से 2012 के बीच का था, जिसमें ADA ने 10 डिजाइन बनाए थे, जिसमें से 5 डिजाइन पास हुए और नेक्स्ट फेज के लिए गए। इस प्रोजेक्ट का दूसरा फेज यानी कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुआ 2013 में और वह कंप्लीट हो गया 2014 में। इसमें होता यह है कि कागजों में जो ड्राइंग बनी होती है उसका एक फिजिकल मॉडल बनाना पड़ता है, और उसको विंड टनल के सामने हम रखते हैं और देखते हैं कि यह हवा में बैलेंस रह पाएगा कि नहीं, यह डिजाइन उड़ने के लिए उपयोगी है भी कि नहीं है। तो इस चीज का टेस्ट 2014 तक हो गया। इसके बाद इस प्लेन का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुआ, जो कि 2015 से स्टार्ट हुआ है, और अभी भी वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फेज चल रहा है और 2019 तक इसके कंप्लीट होने की संभावना है। इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फेज में 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाए जाएंगे और 4
और नए प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। यदि ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन फेल हो जाते हैं तो इन 4 प्रोटोटाइप्स पे फिर काम किया जाएगा और उनको टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर में कन्वर्ट किया जाएगा। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ऐसे वो मिनिएचर होते हैं जो कि किसी बड़े जहाज को या किसी रॉकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जब पास हो जाते हैं तब वो बड़े रॉकेट या जहाज बनाए जाते हैं उससे। इसके बाद 2020 में मैन्युफैक्चरिंग एंड सपोर्ट अप्रोच आएगा। इसमें जब कोई एयरक्राफ्ट बनने लगता है या कोई प्रोडक्ट बनने लगता है तो तब वहां पर क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या चीज वहां पर थोड़ी गलत लग रही है, उस चीज को डेवलप किया जाता है, या कोई नए हथियार बन गए हो तो उसको वहां पर कैसे लगा सकते हैं, इस चीज को देखा जाता है। और यदि उड़ान में कोई बाद में गड़बड़ी आ रही है तो उसको बाद में कैसे चेंज करना है, इस फेज में ये सब किया जाता है। तो यह सब काम 2020 के बाद होगा या 2025 के बाद जब ये शामिल हो जाएगा। उसके बाद भी यदि कोई डिजाइन में चेंज करना होगा तो यह उस फेज में करते रहेंगे। इस एयरक्राफ्ट मैंने आपको जैसे बताया कि इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा K9+ या K10 का। तो अगर ये कावेरी इंजन 2019 तक तैयार हो जाता है तो हम डेफिनेटली 2020 तक या 2019 में ही टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का इस्तेमाल कर लेंगे और 2024 या 25 तक इंडियन नेवी और एयरफोर्स में यह प्लेन जुड़े जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले फंड की। तो शुरुआत में डिमांड की गई थी 2010 में 9,000 करोड़ रुपए की, जिसके लिए पहली खेप उनको दी गई थी 100 करोड़ रुपए की, और दूसरी 1,000 करोड़ रुपए या 700 करोड़ रुपए उन एजेंसीज को, उन यूनिवर्सिटीज को दी गई थी जो कि शोध कार्य में उनका साथ दे रही हैं, डीआरडीओ का साथ दे रही हैं। तो कुल मिला के 1700-1800 करोड़ रुपए इनको शुरुआत में दिए गए थे, पर 2015 के बाद इनको जितने पैसों की रिक्वायरमेंट थी वह पूरा फंड दे दिया गया और साथ ही 200 एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया जो कि 5,000 करोड़ रुपए का था। तो काफी फंड अब इनके पास इकट्ठा हो गया है। केवल और केवल हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है और जिससे टाई अप करना है उनसे टाई अप करके आगे बढ़ते जाना है। इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए कुछ नई रणनीति का इस्तेमाल किया गया जिसमें कि 4 तरह की टीमें हुई। इसमें सबसे पहले जो टीम थी, डिजाइन टीम, वो थी एडा, जिसने इसका पूरा डिजाइन, एरोनॉटिकल डिजाइन जनरेट किया है और बताया कि ये इस प्रकार से दिखेगा। इसमें जो मैंने आपको पहले बताया था कि 5 तरह के डिजाइन उन्होंने फाइनल किए थे। इसके बाद आता है काम कोर टीम का, जिसके पास अभी ये प्रोजेक्ट है, यानी कि डीआरडीओ, जिसको पूरा शोध कार्य करना है और उनसे जुड़ी हुई ऐसी यूनिवर्सिटीज या एजेंसी जो उनका शोध कार्य में सहायता करेंगी। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसियां शामिल हैं। इसके बाद जो तीसरी टीम है वो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं। इसमें वो एजेंसीज शामिल हैं जो भारत के बाहर की हैं या भारत के अंदर की हैं। इनमें रिलायंस शामिल है, इसमें लार्सन एंड टुब्रो शामिल है, इसमें गोदरेज शामिल है और इसमें टाटा भी शामिल है। इसके बाद आएगा काम मैन्युफैक्चरिंग टीम का, जो कि HAL होगी और उसके साथ की अन्य प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनियां या PSUs हो सकती हैं। इसमें इस्तेमाल किया जाएगा मॉड्यूलर प्रोडक्शन का, यानी कि कई ढेर सारी एजेंसी से प्री फैब्रिकेटेड सामान पहुंचेंगे HAL में और डायरेक्ट वहां पे असेंबली की जाएगी जिससे कि गति मिल सके इस प्रोजेक्ट को। इसमें गति इस प्रकार से मिल सकती है कि HAL में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि हम किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा स्ट्रेंथ लगा दें और उसको तेजी से कर पाए, इसलिए हर जगह की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया जाता है, हर एजेंसी के स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया जाता है कि फटाफट इस पर काम किया जाए और प्री फैब्रिकेटेड चीज HAL तक पहुंचाई जाए, जिससे कि HAL तुरंत उसको असेंबल करके भारतीय एयरफोर्स और नेवी को यह सारे प्लेन दे पाए। तो अंत में यह कहना चाहता हूं मैं कि AMCA का जिस तरह से सोचा गया था प्रोग्राम उस तरह से ठीक ठाक चल रहा है और इंजन भी इधर डेवलप हो रहा है, उधर डिजाइन उनको पूरा मिल चुका है। बस देखना यह है कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कब तक तैयार हो पाता है और जो नए प्रोटोटाइप हैं उनका भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कब तैयार हो पाता है, ताकि जल्द से जल्द हमें यह एयरक्राफ्ट मिल पाए और हम उन देशों में शामिल हो पाए जिसके पास स्टिल्थ टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट हैं। हालांकि अभी तक चीन के पास भी नहीं है, जापान के पास भी नहीं है, टर्की के पास भी नहीं है और रशिया भी इस पर बहुत जोर शोर से जुटा हुआ है। केवल और केवल अमेरिका के पास है जिसने 2005 में ही इसको अपने एयरफोर्स में शामिल कर लिया था। तो देखना यह है कि कब हमारे पास यह स्टील टेक्नोलॉजी आ पाती है, 2025 या 2024 तक ये हमारे पास आ पाती है कि नहीं आ पाती है, या उससे पहले कोई और देश इसको पा लेता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, या मुझसे कोई चीज छूट गई हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। और आपका यदि कोई सजेशन हो, सजेस्टेड टॉपिक हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर ले आइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। नमस्कार, थैंक यू।